वो तमाम किस्सा कहानी आपको हम सुनाएंगे प्रशांत किशोर पांडे का। प्रशांत किशोर किस्मत की कमाई खाते रहे और जब बैकडोर से राजनीति में एंट्री की सारी कोशिशें जब उनकी बेकार हो गई तो बिहार में पदयात्रा करने निकल गए। प्रशांत किशोर का सारा काम जो है वो पेड कर्मचारियों की एक टीम जो है वो तैयार कर रही है और ये 500 से ज्यादा जो लोग जो पैसे पर काम कर रहे हैं उसके सहारे बिहार की राजनीति को संभाला जा सकता है, उसके सहारे बिहार की राजनीति को परिवर्तित किया जा सकता है। क्या है कि प्रशांत किशोर के पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं कि वो पूरे बिहार गांव में लग्जरियस टेंट सिटी बनाकर लगातार 1.5 साल से घूम रहे हैं। और जब दाल नहीं गली, जब कहीं कोई भाव नहीं मिला, कांग्रेस से लेकर जेडीयू तक से नकार दिए गए तो 2022 से पदयात्रा शुरू। नमस्कार, मैं कुमार प्रबोध और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। एक बार फिर से हम बात करने बैठे हैं बिहार की सियासत की। आज हम चर्चा करेंगे उस शख्स की जो ये दावा कर रहा है कि अगले साल जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तो उसकी दशा और दिशा, उसकी रूपरेखा हम तय करेंगे, मैं तय करूंगा। बात हम कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर के दावे में कितनी सच्चाई है, उनका इतिहास क्या बताता है, कैसे वो लगातार 7 साल तक पहले तो बैकडोर से राजनीति में एंट्री करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब अंधे मुंह गिरे तो अब सीधे तौर पर मैदान में आ उतरे हैं। तमाम किस्से कहानी आपको सुनाएंगे और आपको बताएंगे कि प्रशांत किशोर के दावे में कितना दम है। लेकिन उससे पहले एक कहानी सुनाना चाहते हैं। किसी जमाने में एक जमींदार हुआ करते थे और उन जमींदार ने हाथी पाल रखा था। हाथी की देखरेख करने के लिए एक आदमी को रखा था। वो आदमी रोज आता, हाथी की सेवा करता और चला जाता। एक दिन शाम में नशे में धुत होकर जमींदार के पास पहुंचा। कहा, जमींदार साहब, ये हाथी कितने में बेचिएगा? जमींदार उसकी बात सुनकर हैरान, अवाक। लेकिन उस आदमी ने फिर कहा कि बताइए जब हाथी कितने में बेचिएगा। जमींदार ने उसे किसी तरीके से उसके घर वापस भेजा और अगले दिन हाथी को उसके घर के आगे ले जाकर, सामने ले जाकर बंधवा दिया। जमींदार के आदमी गए और जो हाथी की सेवा करने वाला व्यक्ति जो नशे में धुत होकर हाथी खरीदने की बात कर रहा था, उसके घर के सामने हाथी बांध दिया। लो हाथी पालो। अब जो नशे में धुत होकर जो बात कर रहा था, हाथी खरीदने की बात कर रहा था, उसके होश उड़ गए। हाथी की सेवा करना और हाथी को पालना, हाथी का खुराक जुटाना, इसमें बहुत अंतर होता है, बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। प्रशांत किशोर की तुलना आप वैसे ही कर सकते हैं जो किस्मत की कमाई खाते रहे, जो पॉलिटिशियंस के लिए रणनीति बनाते रहे, आज किंग मेकर बनने का सपना देख रहे हैं। हम बड़े दावे के साथ कह रहे हैं, आप में से कई लोगों को यह लगता हो कि प्रशांत किशोर जो है वो किंग बनाते रहे हैं। तो किंग कैसे वो बनाते रहे और किस तरीके से किस्मत की कमाई खाते रहे हैं, वो तमाम किस्सा कहानी आपको हम सुनाएंगे प्रशांत किशोर पांडे का। मूल रूप से बक्सर के रहने वाले, पिताजी डॉक्टर थे, पब्लिक हेल्थ में डिग्री ली, मास्टर की, और उसके बाद यूनाइटेड नेशन में काम करते थे। वहां से लेकर यहां तक का सफर, लगातार 7 सालों तक बैकडोर से राजनीति में एंट्री करने की कोशिश। हर हद तक प्रशांत किशोर राजनीति में बैकडोर से घुसकर जेडीयू से लेकर कांग्रेस पर अपना अधिकार जमाने की, कांग्रेस के जरिए जो है वो किंग बनने की कोशिश करते रहे। और जब फेल हो गए तो किस तरीके से सीधे सामने मैदान में आ कूदे हैं। लेकिन उनके तमाम कवायद का, उनके तमाम दावों का क्या हश्र होने वाला है, ये तमाम चीज आपको बताएंगे। पहले प्रशांत किशोर की कहानी सुन लीजिए। दरअसल प्रशांत किशोर यूनाइटेड नेशन में पब्लिक हेल्थ में काम किया करते थे। अक्सर मैं सुनता हूं उनको, वो कहते हैं आजकल कि मैंने भी रोड पर स्टूडेंट्स के तरह स्ट्रगल किया है, मैंने भी चाय पीने के लिए कितनी बार सोचा है, मैंने भी 2 लिट्टी खाने के लिए कितने धक्के खाए हैं। ऐसा कुछ नहीं था। पिताजी डॉक्टर थे, घर परिवार से स्ट्रांग थे, दिल्ली से पढ़ाई की और उसके बाद यूनाइटेड नेशन में नौकरी करने लगे। पब्लिक हेल्थ में नौकरी करते थे। जब पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट थे, पब्लिक हेल्थ का रिसर्च करते थे, आप कह सकते हो उसको। 2011 की बात है। वो दौर था जब राहुल गांधी देश में जो युवा के तौर पर उभर रहे थे। सरकार मनमोहन सिंह की केंद्र में थी।
कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी मनमोहन सिंह की, और उसमें एक राहुल गांधी अलग इमेज बना रहे थे। आपको याद होगा ना उस दौर में जब ये प्रावधान आया कि जो सजा याफ्ता हो जाते हैं उनको चुनाव लड़ने पर जो रोक है, उस रोक को हटाने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार ने एक विधेयक लाने का ऐलान किया और राहुल गांधी ने उस विधेयक को फाड़ के फेंक दिया। उसी दौर में प्रशांत किशोर यूनाइटेड नेशन के पब्लिक हेल्थ पर काम कर रहे थे। उन्होंने कुछ राज्यों में कुपोषण यानी जो लोग हैं उनको सही भोजन नहीं मिलता, इस पर सर्वे किया और वो चाहते थे कि केंद्र सरकार इसको अमल में लाए, केंद्र सरकार इस पर काम करे। तो प्रशांत किशोर ने देखा कि रास्ता क्या हो सकता है, तो रास्ता उन्हें लगा कि राहुल गांधी जो युवा तुर्क के तौर पर उस समय उभर रहे हैं, जो सुपर पावर है, भले ही मुख्यमंत्री माफ करेंगे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो, लेकिन पावर तो राहुल गांधी के पास है। राहुल गांधी से मिलने पहुंचे प्रशांत किशोर। राहुल गांधी को उन्होंने अपना पूरा प्रेजेंटेशन दिया कि हमने इन राज्यों का सर्वे किया है और यहाँ पाया है कि इतना कुपोषण है, इतने लोगों को सही भोजन नहीं मिल रहा है, इनको सही भोजन मिल जाए तो इनका स्वास्थ्य सुधर सकता है। इंटरेस्टिंग बात है, लोग कहते हैं कि राहुल गांधी ने वो सारी रिपोर्ट सुनने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि आप जाकर अमेठी के एक अस्पताल में काम कीजिए। प्रशांत किशोर की मंशा ये थी कि वो राहुल गांधी के जरिए सरकार तक पहुंचे और सरकार के सिस्टम को चलाने वाले में से एक बने। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि जाकर अमेठी के एक अस्पताल में काम करिए। राहुल गांधी से दिल टूटने के बाद प्रशांत किशोर वापस लौटे, लेकिन कोशिशें बाकी नहीं छोड़ी, अपनी कोशिश जारी रखी। उसी दौर में नरेंद्र मोदी देश में चर्चित नेता हुआ करते थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी चर्चा जो गुजरात मॉडल की खूब चर्चा हुआ करती थी। प्रशांत किशोर ने वो रिपोर्ट जो पब्लिक हेल्थ पर रिपोर्ट, कुपोषण पर जो रिपोर्ट बनाई थी, वो रिपोर्ट गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी। नरेंद्र मोदी ने देखा कि उस रिपोर्ट में गुजरात की स्थिति खराब है, यानी गुजरात में सब लोगों को खाने से सही पोषण नहीं मिल रहा है, कुपोषण की स्थिति है। और उस दौर में नरेंद्र मोदी अपने राज्य को लेकर, इन बातों को लेकर, अगर राज्य की कुछ खराबी है, कुछ गड़बड़ी है, उसको लेकर खासे जागरूक थे। उन्होंने प्रशांत किशोर को न्योता दिया कि आप आइए और आप आकर मेरे सामने ये प्रेजेंटेशन दीजिए कि कैसे कुपोषण की स्थिति गुजरात में है और किस तरीके से जो है वो हम इसको सुधार सकते हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात आप समझिए, नरेंद्र मोदी इज ए वेरी गुड लिसनर। वो किसी आदमी की बात को बड़े आराम से और बड़े इत्मीनान से सुनते हैं। प्रशांत किशोर वहां पहुंचे और प्रशांत किशोर ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और उसी समय से प्रशांत किशोर की पूरी जो जिंदगी है जो वो बदल गई। नरेंद्र मोदी प्रशांत किशोर के पब्लिक हेल्थ में किए गए काम को लेकर काफी प्रभावित नजर आए, प्रभावित हुए और कहा कि तो आप मेरे साथ अब काम करो, मेरे ऑफिस में आके काम करो। कहा जाता है उसी दौर में प्रशांत किशोर से नरेंद्र मोदी की नजदीकी बढ़ी। 2012 में गुजरात में चुनाव हुए। नरेंद्र मोदी के लिए प्रशांत किशोर ने काफी भाषण लिखे, नारे गढ़े, पोस्टर्स, बैनर्स बनवाए और नरेंद्र मोदी के और करीब हो गए। प्रशांत किशोर अक्सर ये बात कहते हैं कि 2014 में नरेंद्र मोदी को हमने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तो चाय पर चर्चा, वीडियो 3D प्रचार करना, वीडियो के माध्यम से प्रचार करना, ये सब प्रशांत किशोर की दिमाग की उपज थी। सवाल ये है कि प्रशांत किशोर के कारण जो है वो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। नरेंद्र मोदी ने इसका खुद जवाब दे दिया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर सीधे गुजरात से दिल्ली पहुंच गए तो प्रशांत किशोर को उम्मीद थी कि उन्हें भी प्रधानमंत्री कार्यालय में उसी तरीके से जगह मिलेगी जैसे गुजरात के सीएम ऑफिस में उनको जगह मिली थी। लेकिन हवन के बाद राख को घर में सहेज कर नहीं रखा जाता है, उसको नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। नरेंद्र मोदी के लिए प्रशांत किशोर की उपयोगिता बस उतनी थी कि उन्होंने नारे गढ़े, भाषण लिखे। नरेंद्र मोदी जब 2014 में दिल्ली आए तो प्रशांत किशोर, उनकी नई टीम में प्रशांत किशोर के लिए कहीं कोई जगह नहीं थी और उस दिन से लगा प्रशांत किशोर को कि हम नरेंद्र मोदी को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, हम बिगाड़ सकते हैं। अगर 2014 में प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी को जिताया, हम बताते हैं कैसे किस्मत की कमाई। हम सारे एक एक करके आपको
पहलू बताएंगे कैसे किस्मत की कमाई खाते रहे हैं प्रशांत किशोर। अगर 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रशांत किशोर ने जिताया तो 2021 में वो माफ करेंगे 2019 में प्रशांत किशोर को बगैर साथ लिए, प्रशांत किशोर को बगैर पूछे नरेंद्र मोदी चुनाव मैदान में उतरे और 2014 से भी ज्यादा सीट लाए। प्रशांत किशोर की हकीकत कुछ ऐसी ही रही है। प्रशांत किशोर किस्मत की कमाई खाते रहे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी से मुंह की खाई तो उनको लगा कि 2015 अगले साल 2015 था और 2015 में बिहार का चुनाव था। बिहार के उस चुनाव में आप याद कीजिए लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार गठबंधन बनाकर लड़े और उन्होंने बीजेपी को शिकस्त दे दी। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ रहने लगे। नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को तवज्जो इसलिए दी थी क्योंकि चुनाव में जीत का श्रेय जो है वो लालू प्रसाद यादव को न जाए। 2015 के चुनाव की हकीकत यह थी कि बिहार में अगर बीजेपी हारी तो इसके पीछे लालू प्रसाद यादव की रणनीति थी। लालू प्रसाद यादव ने उस चुनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा बना दिया था। ये तो प्रशांत किशोर तो घर घर में बहार है नीतीश कुमार है, बिहार है बहार है नीतीश कुमार है, घर घर दस्तक ऐसे नारे देते रह गए जिन नारों का कोई नोटिस किसी ने नहीं लिया। चुनाव जाति के पिच पर हुआ और उस चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह लालू यादव के पिच पर चले आए थे और बुरी तरीके से मुंह की खाकर गिरे बीजेपी के नेता उस चुनाव में और बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की सरकार बन गई। प्रशांत किशोर की हकीकत इसके बाद सामने आई। अब प्रशांत किशोर, मैं कहता हूं, अगर आप लोग को, कई लोगों को लग रहा होगा कि वो मैं कह रहा हूं कि वो किस्मत की कमाई खाते रहे हैं, तो आप में से कई लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, प्रशांत किशोर वाकई किंग में कर रहे हैं। भाई साहब, 2015 के बाद की कहानी हम बताते हैं। 2015 के नवंबर में बिहार में चुनाव हुआ और चुनाव के बाद प्रशांत किशोर की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। नीतीश कुमार ने उन्हें अपनी पार्टी से, अपने घर से, पार्टी तो नहीं आप कह सकते हैं, अपने घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया और 2016 में कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को हायर किया। 2017 में 2 राज्यों में चुनाव होने वाले थे, उत्तर प्रदेश और पंजाब। दोनों राज्य कांग्रेस के लिए अहम थे। अब देखिए प्रशांत किशोर की रणनीति कितना काम करती है। 2017 के चुनाव के लिए वो पंजाब गए। पंजाब में उन्होंने शुरुआती दौर में काम की, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी पर डोमिनेंस चाहते थे, यानी हम जो कहें कांग्रेस पार्टी वही कहे। पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीच चुनाव प्रचार से प्रशांत किशोर वो वापस लौट आए पंजाब से। नतीजा ये हुआ कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बन गई। उसी समय उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे और प्रशांत किशोर ने वहां प्लान किया, वहां कांग्रेस को यह बताया कि आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करिए और उसके बाद आप वहां पर चुनाव जीत सकते हैं और आपकी बड़ी अच्छी संभावना होगी। प्रशांत किशोर ने 2017 के यूपी के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी बनवाई और नारा दिया, यूपी को ये साथ पसंद है। यूपी को ये साथ और हाथ, कांग्रेस का हाथ कितना पसंद आया, प्रशांत किशोर की रणनीति कितनी काम आई, उसका नतीजा चुनाव परिणाम में देखने को मिला। 400 विधानसभा सीट वाली यूपी में कांग्रेस को केवल 7 सीट आई। 7। प्रशांत किशोर पूरी रणनीति बना रहे थे, कांग्रेस को 7 सीटें आई, बीजेपी को 300 से ज्यादा सीट आई। ये प्रशांत किशोर की रणनीति थी। जहां कांग्रेस ने पंजाब में उनको चुनाव प्रचार अभियान से बाहर कर दिया था, वहां पंजाब में कांग्रेस की सरकार बन गई। 2017 की बात हम कर रहे हैं। और जहां कांग्रेस ने पूरी तरीके से प्रशांत किशोर की रणनीति पर काम किया, वहां पर कांग्रेस को 400 में से 7 सीट आई, 7, और बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें आई वहां। तो ये प्रशांत किशोर की रणनीति का हिस्सा रहा है। प्रशांत किशोर ने बाद में और लोगों के लिए काम किया, लेकिन 2017 में जो उनका डाउनफॉल हुआ, जो 2017 में जो लोगों की आंखें खोली बिहार देश के राजनेताओं की, कि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं जितवा सकते हैं। उसके बाद प्रशांत किशोर ने फिर वो अलग अलग किस्म से राजनीति में प्रवेश के रास्ते तलाशने शुरू किए। प्रशांत किशोर ने उस बीच आप कह सकते हैं कि कई दूसरे जगहों काम किया, लेकिन कहीं कोई ऐसा काम आपको नजर नहीं आएगा जिससे ये लगे कि वो मुख्यमंत्री कह रहा। बाद के दिनों में काम किया, वो हम बताएंगे आपको, लेकिन 2017 से
2018 के बीच में आप देखेंगे तो प्रशांत किशोर का कोई काम सामने नहीं आया। वो एक बार फिर से नीतीश कुमार के पास पहुंचे। 2018 में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को आके कहा कि अब हम चुनावी रणनीतिकार नहीं बनना चाहते, हम राजनेता बनना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने बाकायदा जेडीयू ज्वाइन कर लिया। आपको याद होगा 2018 में, बहुत सारे लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा तो हम बता देते हैं आपको। 2018 में प्रशांत किशोर को जेडीयू में शामिल कराने के बाद नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। हम आपको ये बताते हैं कि आखिरकार कई लोगों के मन में ये बात सवाल उठने लगा कि नीतीश कुमार ने आनंद फानंद में शामिल करा करके उन्हें उपाध्यक्ष क्यों बना दिया। उससे पहले यह हुआ था कि 2017 में नीतीश कुमार ने लालू यादव से गठबंधन तोड़ के, आरजेडी से गठबंधन तोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया था। और जब प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल करा करके नीतीश कुमार ने जब उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, उससे कुछ दिन बाद ही नीतीश कुमार ने, ये पटना के एक होटल में एक कार्यक्रम हो रहा था टीवी चैनल का, उसमें राज खोला कि आखिरकार प्रशांत किशोर को उन्होंने पार्टी में शामिल क्यों कराया और फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्यों बनाया। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर की पैरवी अमित शाह ने की थी। अमित शाह ने कहा था कि प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी में शामिल करा लीजिए, इसलिए हमने प्रशांत किशोर को शामिल कराया। यानी 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत के बाद जब नरेंद्र मोदी ने प्रशांत किशोर को नहीं पूछा तो प्रशांत किशोर ने एक दावा किया लोगों के सामने कि हम बीजेपी को नेस्तनाबूद कर देंगे। वो 2018 में अमित शाह के पास पहुंच गए और अमित शाह के जरिए जेडीयू में एंट्री ले ली। उन्हें लगा था, दरअसल प्रशांत किशोर को यह लग रहा था 2018 में नीतीश कुमार और राजनीति की बड़ी लंबी पारी नहीं खेल पाएंगे, लिहाजा नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल होना फायदे का सौदा है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाना। नीतीश कुमार आगे के चुनाव में नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बनने का जो है वो ख्वाब लेकर प्रशांत किशोर जेडीयू में शामिल हुए थे। 2019 में जब लोकसभा चुनाव आया, बड़ा दिलचस्प किस्सा बताते हैं, तो नीतीश कुमार ने उनसे कहा कि जाकर बीजेपी से बात करिए कि लोकसभा चुनाव में सीटों का तालमेल कैसे होगा। अमित शाह ने आपको पार्टी में शामिल कराया है। जेडीयू के वरीय नेता बताते हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी किसी नेता से बात तक नहीं कर पाए और 2019 में आपको याद होगा कि आश्चर्यजनक तरीके से बीजेपी ने जेडीयू के साथ लोकसभा चुनाव में बराबर बराबर की सीटों पर बंटवारा किया था। 17 जेडीयू और बीजेपी और 6 लोजपा को मिली थी। अमित शाह ने डायरेक्ट उस समय ललन सिंह और आरसीपी सिंह से, जब जो दोनों उस समय खास हुआ करते थे नीतीश कुमार को, उनसे बात की थी और उसके बाद फिर नीतीश कुमार से बात करके सीट फाइनल किया। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तत्कालीन प्रशांत किशोर को इस पूरे बंटवारे में कहीं पूछा तक नहीं गया। प्रशांत किशोर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है फिर धूल धूसरित होने लगी। प्रशांत किशोर, आप याद कीजिए, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 19 के लोकसभा चुनाव में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने 19 के लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार की नीतियों की आलोचना करना शुरू कर दी और 2020 जब आया तो प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। 2020 में प्रशांत किशोर को पार्टी से, जेडीयू से निष्कासित कर दिया गया। यानी प्रशांत किशोर ये महत्वाकांक्षा लेकर गए थे कि हम जेडीयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनकर नीतीश कुमार की विरासत को हम अपने अधीन कर लेंगे और हम नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। वो उनका ख्वाब धूल धूसरित हो गया, लेकिन मन में राजनीति में आकर किंग बनने का ख्वाब जो है वो जो है वो बना ही रहा और वो ख्वाब जो है खत्म नहीं हुआ। प्रशांत किशोर लगातार कोशिश करते रहे। 2020 में जब उनकी विदाई हो गई जेडीयू से, उसके बाद उनका फोकस गया कांग्रेस पर और नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि प्रशांत किशोर ने उन्हें आकर ये सलाह दिया था कि आप अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लीजिए। प्रशांत किशोर लगातार जो है वो कांग्रेस के नेताओं के दरवाजे पर दस्तक देने लगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 2020 में जब उनकी पार्टी, जब जेडीयू ने उनको अपनी पार्टी से निकाला तो 2020 में नीतीश कुमार से बदला लेने का सबसे पहला ख्याल आया और उन प्रशांत किशोर ने एक अभियान शुरू किया, बात बिहार की। उन्होंने कहा कि 100 दिन में 10 लाख युवाओं को बिहार से जोड़ेंगे, इस अभियान से बिहार के 10 लाख युवाओं को इस अभियान से जोड़ेंगे और बिहार की पूरी जो स्थिति है उसको सुधार देंगे। लेकिन 2-3 महीने बाद बात बिहार पर का जो है वो शटर गिर गया। पटना में उसका एक ऑफिस था, उस पर ताला लग गया।
प्रशांत किशोर उसके बाद कांग्रेस के लगातार संपर्क में रहे। आखिरकार 2022 में सोनिया गांधी ने उन्हें टाइम दिया। राहुल गांधी उस दौर में भी कह रहे थे कि प्रशांत किशोर पर भरोसा करना जो है वो बेईमानी है, प्रशांत किशोर भरोसेमंद नहीं हो सकते हैं, ऐसी कई खबरें सामने आई। लेकिन सोनिया गांधी ने मौका दिया। कांग्रेस के सारे नेताओं के सामने प्रशांत किशोर सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे और एक बड़ा प्रेजेंटेशन दिया कि कांग्रेस का कैसे कायाकल्प किया जा सकता है, कैसे कांग्रेस को पूरी तरीके से बदलकर बीजेपी को परास्त किया जा सकता है। सोनिया गांधी ने सारे प्रेजेंटेशन को देखने के बाद उन्होंने कहा कि हम इस पर एक कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी का एक मेंबर आपको ही बना देते हैं। प्रशांत किशोर कमेटी का मेंबर बनने नहीं गए थे, वो वहां उत्तराधिकारी बनने गए थे कि राहुल गांधी फेल हो चुके हैं तो हम कांग्रेस का की बागडोर संभालेंगे। लेकिन वहां धूल दूषित कांग्रेस के जो धुरंधर और दिग्गज जो नेता हैं उनके सामने बड़े बड़े होकर नहीं चलती है पार्टी के अंदर, प्रशांत किशोर की क्या चलती। प्रशांत किशोर ने वो पद लेने से इनकार कर दिया। वो कम से कम कांग्रेस के अध्यक्ष का राजनीतिक सलाहकार या कांग्रेस पार्टी का कुछ इस तरीके का अहम पद जिससे पूरे देश में वो अपना काम कर सके वैसा पद चाहते थे। कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया। 2022 में कांग्रेस में शामिल होने का प्रशांत किशोर का सपना जो है वो चूर चूर हो गया। उसके बाद प्रशांत किशोर ने योजना बनाई कि आखिरकार अब बिहार में जो है बिहार से राजनीति की शुरुआत की जाए, जहां से वो खुद आते हैं, जहां उनका घर है, और तब जो अभी जन सुराज अभियान चल रहा है उसकी रूपरेखा उन्होंने बनाई। आपको याद होगा 2022 के 2 अक्टूबर से प्रशांत किशोर ने जन सुराज पदयात्रा शुरू करने का ऐलान किया और 2 अक्टूबर को की यात्रा शुरुआत करने से पहले देखिए आखिरी दम तक वो कोशिश करते रहे कि हम कोई दूसरा रास्ता हमको मिल जाए। एक और जन सुराज पदयात्रा का ऐलान कर चुके थे और उसी पीरियड में आप देखिएगा कि जन सुराज यात्रा पदयात्रा शुरू करने से पहले वो चुपके से नीतीश कुमार के घर पर उनसे मिलने पहुंच गए। हमने वो खबर लोगों को बताई थी, वो गुपचुप मुलाकात थी। नीतीश कुमार ने बाद में बताया जब खबर ये आउट हुई कि प्रशांत किशोर खुद मिलना चाह रहे थे। एक आदमी का आप देखिए, एक चुनावी रणनीतिकार का दिमाग देखिए, जो ये कह रहा हो कि हम 2 अक्टूबर से पदयात्रा निकालेंगे, नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, बिहारियों की सरकार बनाएंगे, और यात्रा शुरू करने से 10 दिन पहले गुपचुप जाकर नीतीश कुमार से मिला है कि अभी भी हमें पार्टी में जगह दे दीजिए। नीतीश कुमार ने खुद कहा इस खबर के बाहर आने के बाद, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा, नीतीश कुमार ने कहा हाँ वो मिलना चाहते थे हमसे, तो उन्होंने बड़ी गुहार लगाई मिलने की, तो मैं मिलने के लिए तैयार हो गया। प्रशांत किशोर 2017 से लेकर 2022 तक लगातार बैकडोर से राजनीति में एंट्री करके किंग बनने की कोशिश करते रहे, और जब दाल नहीं गली, जब कहीं कोई भाव नहीं मिला, कांग्रेस से लेकर जेडीयू तक से नकार दिए गए, तो 2022 से पदयात्रा शुरू की। हमने बताया कि पदयात्रा शुरू करने से पहले वो लास्ट क्षण तक नीतीश कुमार के साथ जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार उनकी बात को नहीं माने। इस बीच वैसे उनका काम जारी रहा। बंगाल में ममता बनर्जी के लिए काम किया, चेन्नई जाकर मद्रास तमिलनाडु में जो है वो काम किया, MP स्टालिन के लिए काम किया। वो एक प्रोफेशनल काम होता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी आज की तारीख में अपने प्रचार प्रसार को संभालने के लिए एजेंसीज हायर करती है। प्रशांत किशोर ने जाकर वहां पर वो काम किया। जगन मोहन रेड्डी के लिए भी वो गए, उन्होंने काम किया 2019 में जाकर उन्होंने। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि ये वो ऐसे जगह थे जहां पर पहले से जीतना तय था। बंगाल में ममता बनर्जी जीतेंगी ये पहले से तय था, और तमिलनाडु में MP स्टालिन जीतेंगे ये भी पहले से तय था। चंद्रबाबू नायडू से उस समय 2019 में आंध्र प्रदेश की जनता त्रस्त हो गई, ये पहले से तय था। तो प्रशांत किशोर ने जीतने वाले पार्टी का प्रसार का काम संभाला, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं किया। मैं बताया कि अगर इतने चमत्कारिक, मैं बार बार कहता हूं कि इतने चमत्कारिक प्रभाव डालने वाले चुनावी रणनीतिकार अगर प्रशांत किशोर होते, तो 2017 में यूपी के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टियां गठजोड़ कराकर यूपी को ये 7 पसंद है का नारा देने वाले प्रशांत किशोर कांग्रेस की हालत सुधार देते। कांग्रेस को 400 में से 7 सीट आई थी।
अगर 2014 में प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया तो 2017 में, तो माफ करेंगे 2019 में नरेंद्र मोदी के साथ वो नहीं थे, तो नरेंद्र मोदी 2014 की तुलना में कैसे ज्यादा सीट जीत गए? वो तो अंधे मुंह गिर जाना चाहिए था। प्रशांत किशोर किस्मत की कमाई खाते रहे, और जब बैकडोर से राजनीति में एंट्री की सारी कोशिशें जब उनकी बेकार हो गई तो बिहार में पदयात्रा करने निकल गए। लेकिन इस पीरियड में उन्होंने, वैसे प्रशांत किशोर ने ऐलान किया था कि अब हम चुनावी रणनीतिकार का काम नहीं देखेंगे, लेकिन चुनावी रणनीतिकार का काम वो किस तरीके से देख रहे थे, ये तस्वीरें सामने आ गई कि पदयात्रा करते करते वो एक दिन आंध्र प्रदेश पहुंच गए और वहां पर जाकर चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात कर ली उनकी चुनावी रणनीति बनाने के लिए। हम उस पर सवाल नहीं उठा रहे कि प्रशांत किशोर के पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं कि वो पूरे बिहार एक गांव में लग्जरियस टेंट सिटी बनाकर लगातार 1.5 साल से घूम रहे हैं। इन सब के पीछे जाएंगे तो और ढेर सारी कहानियां सामने आएंगी, लेकिन हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि किस्मत से की कमाई खाने वाले प्रशांत किशोर अगर अब चुनावी रणनीतिकार से किंग बनने की कोशिश में लगे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। दरअसल प्रशांत किशोर के पूरे अभियान को देखिए, पूरे अभियान को जब आप देखेंगे और आप देखें किस तरीके से वो संगठन बनाने में लगे हैं तो आपको समझ में आएगा कि प्रशांत किशोर का सारा काम जो है वो पेड कर्मचारियों की एक टीम जो है वो तैयार कर रही है। 500 से ज्यादा पेड कर्मचारी पूरे बिहार में दौड़ रहे हैं, वो आदमी जुटा रहे हैं, वो प्रेस रिलीज बना रहे हैं, वो भाषण बना रहे हैं, वो वीडियो रिलीज कर रहे हैं। और ये 500 से ज्यादा जो लोग जो पैसे पर काम कर रहे हैं उसके सहारे बिहार की राजनीति को संभाला जा सकता है, उसके सहारे बिहार की राजनीति को परिवर्तित किया जा सकता है क्या? पांडे इससे नहीं हो पाएगा। हमने पूरे बिहार में देखा कि प्रशांत किशोर किन किन लोगों के पास जो है प्रशांत किशोर के कॉल जा रहे हैं, किन किन लोगों से संपर्क किया जा रहा है। कल मैं दिल्ली से पटना आ रहा था और जब मैं दिल्ली से पटना आ रहा था तो एक नेता मिल गए, बेचारे पूर्व विधायक है, 3 दफे विधायक रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर का कम से कम 50 दफे फोन आया, और 50 दफे फोन आया हमारे पास प्रशांत किशोर के खास लोगों का कि आप प्रशांत किशोर की टीम में जुड़ जाइए। जितने जेडीयू और आरजेडी के नेता हैं जो मुख्य धारा में शामिल नहीं है, जो बहुत करीब नीतीश कुमार या लालू यादव के न हो, उन सबके पास प्रशांत किशोर का फोन गया, उन सबके पास प्रशांत किशोर के दूत गए। इन्हें ही आप सड़ा गला कहते हैं और इनके भरोसे राजनीति करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर की पूरी राजनीति को आप जो आप देखेंगे, जो कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर को हम नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि उनका मकसद क्या है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जिसे जो है 2025 के चुनाव में आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी का टिकट न मिले और 2-4-5 हजार वोट लाने की क्षमता वो रखता हो व्यक्तिगत कैपेसिटी से, उसको अपनी पार्टी में शामिल करा लिया जाए। दिलचस्प वाक्य आपको बताते हैं। अभी रुपौली में चुनाव हुआ, विधानसभा उपचुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में वहां बीमा भारती वहां से जो आरजेडी माफ करेंगे जेडीयू की विधायक थी, वो आरजेडी की टिकट को लड़ी तो उनको विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा और वहां उपचुनाव हुआ। प्रशांत किशोर ने वहां जी तोड़ कोशिश की कि हम वहां पर किसी उम्मीदवार को उतार दें, लेकिन आपको हम बताते हैं 10 नेताओं ने हमसे कहा होगा कि प्रशांत किशोर को एक सही उम्मीदवार तक रुपौली में नहीं मिला ताकि वो उसको मैदान में उतार सके। यह प्रशांत किशोर की स्थिति है। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह जो वहां से चुनाव जीते, प्रशांत किशोर ने उनके पास भेजा संदेशा कि वो चुनाव लड़ाई से हट जाए, आगे जब हम सरकार में बनाने की स्थिति में 2025 में आएंगे तो उसके बाद हम उनको एडजस्ट कर लेंगे। शंकर सिंह ने कहा, जो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हमारे सामने है, वो ये है कि शंकर सिंह ने जो अभी विधायक बन गए चुनाव जीत, उन्होंने कहा कि मैं लगातार यहां से इतनी बड़ी संख्या वोट लेता आया हूं, अभी क्यों मैं हटूंगा चुनाव से? आप मुझे जो है वो अपना समर्थित उम्मीदवार घोषित कर दीजिए। प्रशांत किशोर ने कहा नहीं, आपके ऊपर कई केसेज हैं, इससे हम आपको फिलहाल सबसे पहले अगर आपको उम्मीदवार घोषित कर दें जनता में गलत मैसेज जाएगा, लेकिन आप हट जाइए, आगे एडजस्ट हम कर लेंगे। शंकर सिंह ने कहा भाई जो सामने है उसको छोड़ के हम जो भविष्य में होगा उस पर भरोसा कर ले। शंकर सिंह चुनाव मैदान में डटे रहे और चुनाव मैदान वहां से वो चुनाव जीत कर जो है वो विधानसभा पहुंच गया है। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर की जो रणनीति है वो ये है
कि पूरे बिहार में ऐसे लोगों की एक टीम खड़ी की जाए जो हर क्षेत्र में कम से कम जो है वो तो 2, 4, 5 हजार वोट काट सके। कुल रणनीति ये है कि प्रशांत किशोर चाहते हैं कि 2025 में वो एक ऐसी पार्टी बनकर सामने आए जिसके पास इतना वोट हो कि एक मैसेज पब्लिक में जाए कि हम किसी पार्टी को हरा सकते हैं, किसी पार्टी को जिता सकते हैं वोट काट के। आपको याद होगा 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने क्या किया था। चिराग पासवान ने पूरे 140 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे और उनका सिर्फ और सिर्फ ये कहना था कि हम वोट काट के जेडीयू को हराएंगे। सिर्फ एक उम्मीदवार उनके चुनाव जीते थे, बाद में जाकर जेडीयू में शामिल हो गए वो विधायक। प्रशांत किशोर इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं कि पूरे बिहार में वोट कटवा उम्मीदवारों की एक पूरी टीम जो है वो तैयार कर ली जाए। इसके अलावा जो है प्रशांत किशोर का कोई मकसद नहीं है, जो हमारी समझ में बात आ रही है। दरअसल आप एक आंकड़े समझिए कि क्या आपको लगता है कि बिहार में 14% से ज्यादा यादव है वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे? ये जातीय जनगणना के हमारे पास रिपोर्ट है और बिहार में जाति जो है वो सबसे अहम होता है, सबसे बड़ा सच होता है वो जाति होता है। और जातीय जनगणना के हिसाब पर एक आंकड़ा आपको समझाते हैं कि प्रशांत किशोर का जो है वो क्या जो है उनका जो है वो हो सकता है, जो है उनकी स्थिति हो सकती है। आपको हमने बताया 14% से ज्यादा यादव है और करीब करीब 18% के करीब मुसलमान है। ये 18% मुसलमान वो है जो असदुद्दीन ओवैसी को अपना रहनुमा मानते हैं, लेकिन चुनाव में जब ओवैसी लड़ने आते हैं, अभी लोकसभा चुनाव देख लीजिए, तो उनके उम्मीदवार की जमानत तक नहीं बचती है मुसलमान बहुल क्षेत्रों में। तो 18% और 14%, 32% वोट वो हर हालत में आरजेडी या कांग्रेस जो भी गठबंधन हो बीजेपी के खिलाफ उसके साथ रहेगा। तो प्रशांत किशोर वोट किसका घटना चाहते हैं? आपको लगता है कि मुसलमान जो है वो ओवैसी को वोट नहीं देंगे और प्रशांत किशोर को वोट दे देंगे? तो 32% वोट तो पहले ही चला गया उनके खाते से। उनकी रणनीति है कि जो वोट जो है एनडीए का वोट बचता है, बाकी जो हमने 32% बताया, बाकी 68% में एनडीए है, उसमें भी आरजेडी का वोट है और कांग्रेस गठबंधन का वोट है, लेकिन मुख्य निशाने पर उनका कौन है? मुख्य निशाने पर उनका एनडीए का वोट बैंक है। आज की तारीख में अति पिछड़ी जातियों का वोट बैंक जो है वो एनडीए के खाते में है। तभी आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में 30 सीटों पर एनडीए को जीत हासिल हुई, वो चाहे नीतीश कुमार के साथ हो, नरेंद्र मोदी के साथ हो। प्रशांत किशोर उसमें सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर सवर्ण वोटरों में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दें, प्रशांत किशोर के तमाम रणनीतिकार जो है वो सवर्ण तबके से आ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर एक वोट कटवा पार्टी की तैयारी में है और शायद कहीं जो है वो उनके जहन में जो है वो काशीराम जी की बात याद होगी कि पहले चुनाव हराने के लिए लड़ा जाता है और तब चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। प्रशांत किशोर शायद चुनाव ये रणनीति बनाकर चल रहा है कि पहले चुनाव हराया जाए और तब जीतने की बात की जाए। लेकिन जीतना जो बिहार की सियासी परिस्थिति है उसमें जीतने की स्थिति में प्रशांत किशोर कतई कहीं से नजर नहीं आ रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल बनना चाह रहे हैं, जो जन आंदोलन के जरिए दिल्ली के सीएम बन गए और सीएम बनने के बाद क्या कुछ किया ये लोगों के सामने है। लेकिन ये दिल्ली नहीं, ये बिहार है। दिल्ली में शहरी आबादी है, बिहार में गांव के लोगों की आबादी है। और प्रशांत किशोर, यकीन मानिए, प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ वोट कटवा पार्टी बन सकते हैं जिससे 32% वोट, हमने आपको बताया कि करीब 18% मुसलमान और फिर 14% ज्यादा यादवों का जो वोट है, 32% वोट वो उसमें प्रशांत किशोर चाह कर भी, आपको क्या लगता है कि कोई यादव वोट बैंक जो है वो खिसक के लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से खिसक कर प्रशांत किशोर के साथ चला जाएगा? आपको मैं फिर कह रहा हूं कि मुसलमानों का जो वोट है जो असदुद्दीन ओवैसी के साथ नहीं गया वो प्रशांत किशोर के साथ चला जाएगा। तो 32% वोट जो आरजेडी का वोट बैंक है वो जाएगा नहीं उनके साथ। एनडीए के वोट बैंक में जैसे सेंधमारी होती नजर आएगी तो एनडीए के वोटर के दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि भाई ये वोट प्रशांत किशोर हमारा काट रहे हैं। प्रशांत किशोर चिराग पासवान टाइप भूमिका निभा रहे हैं, जो 2020 में चिराग पासवान ने निभाई थी। तो चिराग पासवान के पास एक मकसद था, राजनीति में किसी के लिए रणनीति तैयार करना।
और फिर खुद राजा बन जाना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। प्रशांत किशोर रणनीति तैयार करते थे, और मैं नहीं मानता, सिरे से मैं खारिज करता हूं कि उनकी रणनीति के कारण कोई चुनाव जीत गया। और उनकी रणनीति के कारण 2014 में नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए, लोकसभा का प्रधानमंत्री बन गए, तो 2019 में तो उनको और नीचे चला जाना चाहिए, चूंकि प्रशांत किशोर तो उनके साथ थे नहीं। 2019 में नरेंद्र मोदी को 2014 की तुलना में ज्यादा सीटें आई, ज्यादा वोट आया। प्रशांत किशोर, यकीन मानिए, प्रशांत किशोर एक ऐसे किंग बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जो ख्वाब कभी पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा है। बिहार में ऐसी कई कोशिशें पहले भी हुई, उसकी लंबी फहरिस्त है हमारे सामने, लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर की राजनीति चलेगी। बड़ा अच्छा किसी नेता ने कहा कि जिसको आरजेडी से, जिसको जेडीयू से, जिसको बीजेपी से, जिसको कांग्रेस से टिकट नहीं मिलेगा, वो प्रशांत किशोर के पास जाएगा। और प्रशांत किशोर ऐसे व्यक्ति को सेलेक्ट करेंगे जिसके पास 2, 4, 5, 10 हजार वोट काटने की क्षमता हो, वोट लाने की क्षमता हो अपने बूते। कुल रणनीति इसी पर टिकी हुई है। और बड़े दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि आप अपने घर के दीवार पर यह बात लिख सकते हैं कि प्रशांत किशोर की रणनीति सिर्फ और सिर्फ 2025 में यही रहेगी। बड़े दावे से मैं हैरान होता हूं। बड़े दावे से वो कहते हैं कि मैं सीएम बनवा सकता हूं, मैं पीएम बनवा सकता हूं, तो आपको विधायक क्यों नहीं बनवा सकता हूं? भाई, प्रशांत किशोर की राजनीतिक समझ आपने इसी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में देखी होगी, जब वो कह रहे थे कि बंगाल में ममता बनर्जी लगभग उखड़ गई हैं, जब वो कह रहे थे कि बीजेपी को अपार बहुमत आने वाला है, 2024 के लोकसभा चुनाव की बात हम कर रहे हैं, और उनकी सारी की सारी भविष्यवाणियां जो है वो फेल हुई। कुछ ऐसी ही हालत उनकी पार्टी की होने जा रही है। 2 अक्टूबर को जो है वो उनकी पार्टी का गठन होने वाला है। हमारी शुभकामनाएं। किस्मत से कभी कभी जो है वो किस्मत आपका साथ देती है, हमेशा किस्मत के सहारे जो है पूरी जिंदगी नहीं चलती है। तो इसी तरीके से हम आपको और भी सियासी राजनीतिक खबरें देते रहेंगे। फिलहाल प्रशांत किशोर की बात अब यही समाप्त होती है। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।